हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हम इसी क्वेश्चन को कर रहे थे जिसमें हमने कैश फ्लो की सारी एडजस्टमेंट को पढ़ा था कि एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि मशीन का जितना भी असेट का आपको अगर ट्रीटमेंट है तो उसके लिए 10 to 15 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो देखो, कैश फ्लो को अगर आप सोच रहे हो कि एक गो में कर लोगे तो उसको टाइम लगता है समझने में। तो जिन लोगों ने भी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू विजिट, क्योंकि उसमें मैंने सारी एडजस्टमेंट समझा दी हैं। बस एडजस्टमेंट ही मेन है, उसके अलावा तो फिर आप क्वेश्चन कर ही लेंगे, राइट। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ कि हम जो आगे पढ़ने वाले थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, और जहाँ जहाँ टिक लग रहा है वहाँ वो वाली एडजस्टमेंट हमने समझ ली थी। ठीक है, अब आते हैं, एक चीज़ समझना, क्वेश्चन ना एक आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम इस साल का प्रोविजन बनाते हैं अगले साल टैक्स देने के लिए, जो हम लोग प्रोविजन प्रिपेयर करके रखते हैं, तो वो करंट ईयर का जो प्रोविजन बनता है वो तो यहाँ पे आता है। ठीक है, और जो भी हमें ऑपरेटिंग से, क्योंकि ऑपरेटिंग हमने क्या पढ़ी थी, हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू, तो उस पर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो लेस होता है ऑपरेटिंग में। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रोविजन जो है वो यहाँ पे ऐड बैक होगा, क्योंकि हमने इसमें से निकाला होगा, राइट, आफ्टर टैक्स वाले में से, तो हमने उस चीज़ को ऐड बैक कर देना है और यहाँ पे लेस करना है। लेकिन इस तक पहुँचना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमें क्वेश्चन नहीं पता है कि किस तरीके से पुटअप होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी गई थी। तो अब समझना कि मान लो मुझे बैलेंस शीट में जो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पहली बात मिलेगा लिखा हुआ, वो मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन की हेडिंग के अंदर। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की हेडिंग के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स का ये दिया जाता है। और अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है पर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिए, तो आप क्या करोगे, जो ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब जो पिछले साल का आपका प्रोविजन बन रखा होगा, वो तो आप इस साल पे करोगे, और वो पे वाला कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग में लेस। ठीक है, और जो इस साल आप लोग प्रोविजन बना रहे होगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में जो होगा, मतलब अगर 21 और 22 का ईयर है तो 22 वाला क्लोजिंग हो गया ना, तो उस प्रोविजन को आप कहाँ पे ऐड बैक कर दोगे, एनपीबीटी में, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वर्किंग नोट में। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो जो पुराने वाला है, मतलब ओपनिंग वाला है, उसको तो आप पे करोगे, ऑपरेटिंग में लेस कर दोगे, और जो प्रोविजन इस साल बनाया है उसको आप यहाँ पे ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, इसी में अगर मैं बोल दूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि अब मान लो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ एडजस्टमेंट में लिखा है इतना हमने टैक्स पे किया। ठीक है, तो उसी टैक्स को मान लेना है कि वही प्रोविजन था और वही हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेम अमाउंट ही उठ के चला जाएगा सीधा दोनों जगह पे। अगर सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ऊपर का बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया हुआ, ये वो वाला केस है। ठीक है, और जो इसका मेन केस होता है वो होता है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी दे रखा है, मतलब बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी है, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो आपको ये वर्किंग नोट रट लेना है कि यही आपका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे आपको अगर मान लो 2021 में या 2022 में आपको वो दे रखा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ये वही वाला क्वेश्चन नहीं है जो हम कर रहे थे, दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं लिखा होता तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा रखा है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप कहाँ डालते, यहाँ पे, और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला, वो आप डाल देते यहाँ पे। ठीक है, फिर वो उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखते, जैसे इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, इनकम टैक्स 40,000 वॉज प्रोवाइडेड। जब प्रोवाइडेड लग जाता है इसका मतलब क्या है, ये प्रोविजन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो प्रोविजन का अमाउंट यहाँ डल जाता है, और उसको बैलेंस जब आप करोगे, मतलब ये दोनों हम पे हैं, ये दे दिया, तो इसको जब आप बैलेंस करके निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स पेड। और टैक्स पेड वाले का हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में माइनस, और जो प्रोविजन बनता है उसको हम ऐड करते हैं।
क्लियर है? तो समझ में आया मैंने क्या बोला है? जब आपको ऐसे बैलेंस शीट में भी दे रखा हो ओपनिंग क्लोजिंग और ऐसे दे रखा हो। अब अगर इस प्रोवाइडेड की जगह पे हो जाता पेड, तो क्या हो जाता, ये जो प्रोवाइडेड वाला आपने इधर डाला था ना प्रोविजन में, अब वो आप इधर डालते 45,000 और इसको बैलेंस करके निकालते। क्लियर है? तो या तो ये दिया हुआ होगा, या ये नहीं दिया हुआ होगा, और अगर ये दिया होगा तो ये नहीं दिया हुआ होगा इस वाले केस में। ठीक है, तो ये आपको निकालना और क्या समझना है कि ये वाला जो होता है ये प्रोविजन यहाँ जाता है और जो पेड करते हैं हम यहाँ जाता है। पेड की एंट्री बैंक से होती है यहाँ पे और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारा यहाँ पे शो होता है। टैक्स का सॉर्टेड है। ठीक है, टैक्स में मुझे बस यही समझाना था क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट यही होती है, बार बार बोल रही हूँ। एक बार असेट वाली वीडियो जरूर देख लेना, छोटी सी है, बहुत क्लियर है। अगर आप उसको 2x की स्पीड पे भी देखोगे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि हमें एक बार ये लॉस सेल कैसे निकालना होता है। एक मेथड तो हमने इसी क्वेश्चन में पढ़ लिया वो वाला, ठीक है, जो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने करा था, तो एक बार उसको कवर अप कर लेना, और अगर नहीं किया है तो दूसरी वीडियो में आप रिकमेंड कर सकते हो, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब देखते हैं रिमेनिंग। अब जब हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो मेरा क्वेश्चन का कुछ पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल 6 लाख थी, 7 लाख हो गई। तो अगर मैं देखूं शेयर कैपिटल में क्या क्या था मेरे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, रुको एक सेकेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, इन दोनों की एडजस्टमेंट मैं कर चुकी हूँ, इग्नोर इट। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख का था, 4 लाख 10 का हो गया। मैं इन दोनों की एडजस्टमेंट कर चुकी हूँ क्योंकि इसको मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डाल दिया था और सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने फाइनेंसिंग में डाल दिया था। ठीक है, फिर है 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की मैंने कर दी है। हमेशा करंट लायबिलिटी और करंट एसेट को छोड़ देना, अभी करंट लायबिलिटी को और करंट एसेट को भी छोड़ देना, उसके अलावा सारी एडजस्टमेंट देख लेना कि कुछ रह तो नहीं गया है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें हमारा मशीनरी था, हमने वो एडजस्ट कर दिया था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने एडजस्ट कर दिया था, इवन इनके इंटरेस्ट और जो भी रिसीव हो रहा था वो सब भी हमने एडजस्ट कर दिया था। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीज़ें डाल लो, पहला क्या करना है, एडजस्टमेंट देखनी है। ठीक है, अगर उनसे रिलेटेड कोई वर्किंग नोट बन रहा है तो आप वो डाल दोगे, जैसे हमने यहाँ पे जितनी एडजस्टमेंट थी वो डाल दी थी। वर्किंग नोट बनाने थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमेशा बनेगा, टैक्स का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ पहले बता दे रही हूँ फिर से कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है वो टैक्स पेड में जाएगा और जो नए वाला है वो एड बैक होगा। सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड का बता दिया मैंने, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ही एड बैक होता है। क्लियर है, फिर मशीनरी वाला हमने देख लिया था, कुछ एड बैक लेस हो रहा था, सब चीज़ें। जब आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ और समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है। देखो मेरी इन्वेस्टिंग की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मेरी यहाँ पे भी मैंने A to Z सारी चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, तो अब मुझे बस क्या करना है, इनका टोटल करना है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखना। ठीक है, अगर PFDD बढ़ता है तो हमारा लेस होगा, घटता है तो हमारा PFDD एड बैक होगा। तो एक बार ना बस ये देख लेना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है कि जो मेरा PFDD है ना, क्योंकि ये प्रोविजन ही होता है तो वो बढ़ रहा है, तो अगर वो बढ़ रहा है तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ये वाला ऐड होगा यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने शायद पहले अभी उल्टा बोल दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर बढ़ता है तो वो ऐड होता है और यहाँ पे घटता है तो लेस होता है। सिंपल, इसका कोई उल्टा सीधा नहीं है, ये सीधा सीधा जाता है कि बढ़ रहा है तो यहाँ, घट रहा है तो यहाँ, लेकिन ये इस लाइन से पहले ही होनी चाहिए ये वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया मैं पहले बता देती हूँ। पहले इन्वेस्टिंग में जब आप सारी एडजस्टमेंट कर लोगे ना, इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ बचता नहीं है, तो आप पहले इन्वेस्टिंग का टोटल कर लो। ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव का 2,90,000। और जब नेगेटिव बैलेंस होता है तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज्ड का मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे पैसा बाहर बहा है, मैंने इस बार ज़्यादा इन्वेस्टिंग करी है, मैंने पैसा ज़्यादा बाहर निकाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूज्ड। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं लिखती कैश फ्लो। ठीक है, अब ऐसे ही फाइनेंसिंग में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि मैंने सारी एडजस्टमेंट देख ली, एक बार सब चीज़ें देख लिया, तो एक बार इसको भी पूरा कर देते हैं। ये सारी 3 चीज़ें ऐड होंगी और इन सब में ब्रैकेट लग रहा है तो ये लेस होंगी, तो मेरा इसका आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या हो गया,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग में ज़रूरी नहीं है ऐड लेस लिखना। ठीक है, आप अमाउंट का अगर आपको पता है तो आप प्लस माइनस सिर्फ ब्रैकेट से समझ सकते हो कि ये प्लस हो रहा है लेस हो रहा है, यहाँ कोई रूल नहीं है। पर इसका जो है ना ऑपरेटिंग का, इसका जैसा पैटर्न लिखा है वैसे ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको अभी रोक रोक के करवा रही हूँ। ये वाली चीज़ समझना कि इसमें आप डायरेक्ट ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, पर इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने निकाला, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब आते हैं ऑपरेटिंग पे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने यहाँ से उठा लिया था, ये सीधा मैंने बाहर लिखा। जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स थी जिनमें मुझे लॉस हो रहा था, एक्सपेंस था, वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और जो भी मुझे इनकम हो रही थी नॉन कैश वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो मेरा आंसर कुछ आया। उस आंसर की एक स्टेटमेंट होती है जो हम बोलते हैं, मतलब ये ऐड डैश करने के बाद हम जिस स्टेज पे आते हैं वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट लाए बिना जो मुझे ऑपरेटिंग में प्रॉफिट हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है हमारे पास, जब आप यहाँ पे पहुंच गए, ये तो सब था जो अभी हमने करा। अब हमने एक चीज छोड़ रखी थी, क्या थी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, इसको याद करने का बहुत सिंपल फंडा है। इस चीज को याद कर लो बस कि ऐड में अगर मेरी करंट एसेट घटती है तो आती है, अगर मेरा करंट एसेट घटता है तो ऐड होता है। उसी का जस्ट अपोजिट कर दो, अगर मेरा करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो वो ऐड होगा। और जो आपने यहाँ करा है ना, जस्ट उसका अपोजिट लेस होता है। मतलब अगर मेरी करंट एसेट घटेगी तो यहाँ आएगी, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ आएगी, मतलब ऐड होगी। और उसी का जस्ट अपोजिट, अगर मेरा करंट एसेट इंक्रीज होगा तो लेस होगा, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो लेस होगा। तो बस एक को ध्यान रखना है, डिक्रीज इन करंट एसेट, उसी का अपोजिट यहाँ होगा और उसी का अपोजिट नीचे होगा। ठीक है, अब जरा हम आते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे। सबसे पहले क्या है? करंट लायबिलिटी। एक बार मैं देख लेती हूँ इसकी कोई एडजस्टमेंट, तो मतलब नोट्स अकाउंट तो नहीं दे रखा, अलग से नहीं दे रखा। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा था? जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होती है। तो कितनी बढ़ रही है? 60 से 140, इसका मतलब 80,000। ठीक है, फिर मैं आई करंट एसेट पे। मैंने कहा था करंट एसेट्स में, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट जब भी होगा उसका हमें कुछ नहीं करना है, इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करना है, बस उसके अलावा देखना है। तो यहाँ पे 1 लाख था, 2 लाख हो गई, ये हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री बढ़ रही है मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा? लेस होगा। फिर है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का हमारे पास एक नोट्स टू अकाउंट था, क्या था? 2 से 3। इसका इफेक्ट नहीं दिखाते क्योंकि प्रोविजन का हमने पहले ही इफेक्ट डाल रखा है, डबल इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो ये क्या होगा? 2 लाख से 3 लाख, 1 लाख बढ़ गया है तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया है। ठीक है, जब ये एक हमारे पास स्टेज आई थी, उस स्टेज के बाद जब आपने वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया, तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके 4 मतलब ऑपरेटिंग में ना 4 स्टेजेस हैं। पहला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश कुछ इनकम को एडजस्ट करते हो तो आप आते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, विच इज आवर सेकेंड स्टेज। फिर आप करते हो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट और आप आते हो कैश जनरेटेड पे, थर्ड स्टेज। जो भी आएगा उसमें से आप जो इनकम टैक्स है जो हमने अभी निकाला था ये प्रोविजन करके, सारा उसको ऐड में, अगर नहीं है तो अलग बात है, जैसे इस केस में यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ पढ़ाया था, पर यहाँ पे तो 0 था ना, तो जो भी आया ये पॉजिटिव आया है तो क्या लिख देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव होता तो कैश यूज्ड। समझ में आया? ऑपरेटिंग के 4 स्टेजेस हैं। पहला कैश फ्लो सिंपल, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम एड लेस करेंगे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को, फिर उससे आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे, फिर है डिक्रीज इन CA इंक्रीज इन CL। ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट लाएंगे और उसमें से हम इनकम टैक्स को निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। यहाँ तक क्लियर है? अब इस वाले अमाउंट को नेग्लेक्टेड, फाइनल अमाउंट क्या बचा है? पॉजिटिव का ऑपरेटिंग में, नेगेटिव का इन्वेस्टिंग में, पॉजिटिव का फाइनेंसिंग में। इन तीनों को आप ऐड कर दो।
ये दोनों पॉजिटिव ऐड होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आपका ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या लिखते, नेट डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल में आपने तीनों एक्टिविटी में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ाया है या घटाया है, इनफ्लो बढ़ा है या घटा है। तो ये क्या है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां तक आ गए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज को हम क्लियर करते हैं। अब क्या करना है, हमें आंसर चेक करना है। आंसर चेक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता लगना चाहिए कि आपका सही है या नहीं। हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करना है और चेक करना है कि जो हमारा ये आंसर आया है 1 लाख, अगर उसमें हम इसको प्लस करते हैं तो क्या हमारा क्लोजिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ना 4 चीज़ें आती हैं। ऑल्दो बुक में तो वो अलग से एक नाम दे रखा है, लेकिन हमें इसमें 4 चीज़ें काउंट करनी होती हैं, विच इज़ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश और कैश के समान, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो मेरी कैश में 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डालते हैं। तो कैश का पार्ट हो गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट का मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन चारों में से कोई भी चीज अगर आपको कहीं भी लिखी दिख जाए तो उसका इस स्टेप तक नेट इंक्रीज से पहले पहले कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने देखो क्या करा था, मैंने करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं डाला था और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी कहीं नहीं डाला था। ये सिर्फ मेरा आंसर चेक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो क्या होगा, 1 लाख था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मुझे क्या डालना है, ओपनिंग कैश एंड कैश। ओपनिंग ईयर कौन सा है मेरे पे, 2021, राइट। 2021 में मेरे पास एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 20,000 का और करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, बाकी तो इसमें से कुछ है ही नहीं, है ना। तो इन दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आया 1,70,000। ये क्या आ गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये मेरा मैच हो रहा है। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, 80,000 प्लस 90, क्योंकि ये भी तो उसी का पार्ट है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो कितना हो गया, 1,70,000। क्या मेरा आंसर गलत आ रहा है, नहीं, सही आ रहा है। तो ये एक बारी में मेरा मैच हो गया, ठीक है। तो जो लास्ट का स्टेप है इसमें ध्यान रखना है कि करंट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा हुआ है तो उनको ऐड करके फिर चेक करना है। तो जब क्लोजिंग से भी चेक करोगे तो उनको ऐड करके चेक करना है, ठीक है। तो मेरा आंसर मैच हो गया, सॉर्टेड है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करना, इसमें कोई भी अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट होंगी, चेंजेस होंगे, वैसे वो हम शॉर्ट्स पे भी अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सुन लेना, मैं एक बार फिर भी इसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें मैंने सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि कैसे SPR है, फिर भी कोशिश करूंगी कि एक क्वेश्चन और करा दूँ अगर हो पाया तो, ठीक है। क्योंकि अभी सारी सीरीज लानी है तो वो कवर अप करना पड़ेगा, और शेयर्स की और एडमिशन की ऑलरेडी अपलोडेड है। सो डू विजिट ऑल द वीडियोस, उनको रिवाइज कर लो, एक एक क्वेश्चन सब में ढंग से करवाया हुआ है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, फिर इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और कोई भी डाउट आता है तो आप डाल देना। टिल देन, ऑल द बेस्ट, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर informative and helpful videos for class 12th.